लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राक्षी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में लेखक ने ब्रिटेन के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर तीखा सवाल उठाया है। क्या अब नस्लवाद की बात करना ही बेमानी हो गया है? लेख के मुताबिक ब्रिटिश राजनीति में आज वो दौर आ गया है जहां ये सवाल नहीं उठता कि कोई नेता नस्लभेदी है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या अब इससे कोई फर्क भी पड़ता है। लेखक कहते हैं कि कंजर्वेटिव राजनीति और फराज जैसे नेताओं के उभार ने ब्रिटिश समाज को इस हद तक बदल दिया है कि नस्लवादी बयानबाजी अब शर्म या विरोध का नहीं, बल्कि सामान्य राजनीतिक बातचीत का हिस्सा बन गई है। लेख में एक ताजा उदाहरण दिया गया है जब पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने कहा कि उन्हें बकिंघम के इलाके में कोई सफेद चेहरा नहीं दिखा। पहले ऐसे बयान किसी नेता के करियर के लिए खतरा माने जाते थे, लेकिन अब जेनरिक पर कोई असर नहीं पड़ा। ये दिखाता है कि ब्रिटेन में नस्लवाद को अब लगभग कीमत में शामिल मान लिया गया है, यानी समाज और राजनीति ने इसे सामान्य मान लिया है। लेखक के अनुसार ये बदलाव यूं ही नहीं आया। पिछले एक दशक में दक्षिणपंथी राजनीति ने सुनियोजित तरीके से नस्ल पर चर्चा की गरिमा और गंभीरता को खत्म किया है। लेख बताता है कि कभी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता डेविड कैमरन या थेरेसा में नस्ल भेद पर खुलकर बात करते थे, सुधार की जरूरत मानते थे, लेकिन अब वही पार्टी देश की सांस्कृतिक एकता के नाम पर प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बना रही है। मीडिया भी अब नस्लभेदी रवैये को सिर्फ शब्दों की गलती मानकर नजरअंदाज करने लगा है। बोरिस जॉनसन के दौर में मुस्लिम महिलाओं या अश्वेत समुदाय पर की गई नस्लभेदी टिप्पणियों पर थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन उस पर भी असली असर ना के बराबर रहा। समाज में अब ये धारणा बन चुकी है कि रंगभेद की बात करना ही बेकार है, क्योंकि असली मुद्दे तो प्रवास और सीमाएं हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में ओपन एआई की पूर्व प्रोडक्ट सेफ्टी हेड ने कंपनी के नए फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी ने हाल ही में अडल्ट कंटेंट यानी इरोटिका पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन ये फैसला जितना खुलापन दिखाता है उतना ही खतरा भी लेकर आता है। लेख का मर्म यही है कि एआई के साथ लोगों की भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को कंपनी ने गंभीरता से नहीं लिया है, और अब जब ये पाबंदी हटाई गई है तो नुकसान और गहरा हो सकता है। लेख में पूर्व अधिकारी बताती हैं कि 2021 में ओपन एआई के मॉडल्स का इस्तेमाल एक रोल प्ले गेम में किया जा रहा था, जिसमें यूजर्स और एआई के बीच के संवाद अक्सर यौन कल्पनाओं पर पहुंच जाते थे, कई बार बच्चों से जुड़े दृश्य या हिंसक प्रसंग तक। इस वजह से कंपनी ने तब इरोटिका पर रोक लगा दी थी, क्योंकि मानसिक रूप से अस्थिर यूजर्स के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन अब सीईओ सैम ऑल्टमन ने दावा किया है कि उन्होंने सुरक्षा समस्याओं को हल कर लिया है और वयस्कों के लिए इरोटिका के कंटेंट की अनुमति दी जा रही है। लेखिका पूछती हैं, अगर सब कुछ सचमुच सुरक्षित है तो सबूत क्यों नहीं दिखाए जा रहे? लेख में एक बड़ा मुद्दा एआई के इस्तेमाल से बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकटों को लेकर उठाया गया है। कई मामलों में चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट से जुड़ी आत्महत्याओं का जिक्र किया गया है, जैसे एक किशोर जिसने चैटबॉट से मरने की बात की, या एक व्यक्ति जो अपनी एआई साथी के खोने के बाद टूट गया। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि एआई इंसानों की भावनाओं से खेल सकता है, और कंपनियां अगर सिर्फ मुनाफे या प्रतिस्पर्धा के दबाव में काम करें तो परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। अंत में लेख में साफ कहा गया है कि अगर ओपन एआई जैसी कंपनियां सचमुच भरोसेमंद बनना चाहती हैं तो उन्हें अपने सुरक्षा परीक्षण और मानसिक स्वास्थ्य डेटा सार्वजनिक करने होंगे, जैसे यूट्यूब या मेटा करते हैं। पारदर्शिता और जिम्मेदारी ही भरोसे की बुनियाद हैं। लेख ये चेतावनी देता है कि अगर आज की एआई कंपनियां सुरक्षा को नजरअंदाज करेंगी तो भविष्य में ये तकनीकें इंसान के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। डॉन में प्रकाशित लेख में आज की दुनिया में जनरेशन जी
यानी 1990 के दशक के मध्य से लेकर 2010 के शुरुआती सालों के बीच पैदा हुई पीढ़ी को एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरते हुए बताया गया है। ये वही युवा वर्ग है जो अब न सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी राय रखता है, बल्कि सड़कों पर उतरकर सरकारों को गिराने तक की क्षमता दिखा रहा है। लेख बताता है, श्रीलंका के अर्गलिया आंदोलन से लेकर बांग्लादेश, नेपाल और मेडागास्कर तक हर जगह युवाओं ने सत्ता के खिलाफ बगावत की है। यह आंदोलन केवल स्थानीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, असमानता और जवाबदेही की मांग पर आधारित है। लेख में कहा गया है कि इन युवा आंदोलनों के पीछे अलग अलग देशों में अलग वजह हैं, लेकिन उनमें कुछ बातें कॉमन हैं। सत्ता का दुरुपयोग, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। युवाओं का गुस्सा इस बात पर है कि नेताओं के बच्चे यानी नेपो बेबीज शानदार जिंदगी जी रहे हैं, जबकि आम जनता संघर्ष कर रही है। नेपाल में गुस्सा इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर #NepoKids ट्रेंड करने लगा, जिसमें राजनेताओं के बच्चों की महंगी कारों और लग्जरी जीवन की तस्वीरें वायरल हो गई। इसने युवाओं में असमानता और गुस्से की आग को और भड़का दिया। लेख ये भी बताता है कि इन सभी आंदोलनों में सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन गया है। चाहे नेपाल हो या इंडोनेशिया, युवाओं ने इंटरनेट को अपनी आवाज फैलाने का जरिया बनाया है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन जल्दी ही सरकार विरोधी लहर में बदल गया और अंततः प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कोशिश की, तो लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना और प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं मेडागास्कर में पानी की बिजली की कमी और भ्रष्टाचार ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया। लेख का सार ये है कि जनरेशन जी अब दुनिया भर में सत्ता से जवाब मांग रही है। वो किसी भी देश में गलत शासन, भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद को चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बांग्लादेश की राजनीति के एक ऐतिहासिक मोड़ पर बात की गई है। अब पहली बार देश के करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ प्रवासी नागरिक राष्ट्रीय चुनावों में वोट डाल सकेंगे। ये वही लोग हैं जो गल्फ देशों, यूरोप, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में काम करके हर साल अरबों डॉलर अपने देश भेजते हैं, लेकिन अब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रहे हैं। लेख बताता है कि अंतरिम सरकार के तहत चुनाव आयोग ने पोस्टल वोटर बीडी नाम का एक ऐप लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसके जरिए प्रवासी डाक मतपत्र से वोट डाल पाएंगे। ये बदलाव फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि 1971 में आजादी के बाद हुए 11 आम चुनावों में से सिर्फ 4 ही मुक्त और निष्पक्ष माने गए हैं। लेख के मुताबिक संविधान ने कभी प्रवासियों को मताधिकार से वंचित नहीं किया था, लेकिन वोट डालने की व्यवस्था ही नहीं बनाई गई थी। अब पहली बार अधिकार और सुविधा दोनों लागू किए जा रहे हैं। मतदाता ऐप के जरिए पंजीकरण करेंगे, डाक से मतपत्र उनके पते पर जाएगा और वो लिफाफे में अपनी पसंद भेजकर वोट डालेंगे। हर मतपत्र पर QR कोड होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था को एक चुनाव चक्र में लागू करना आसान नहीं है और विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। लेख याद दिलाता है कि प्रवासी समुदाय ने 2024 के उस जन आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी। जब दमन शुरू हुआ तो प्रवासी मजदूरों ने रेमिटेंस बॉयकॉट यानी धन भेजना बंद करने का अभियान छेड़ दिया। इस आर्थिक दबाव ने आंदोलन को नई ताकत दी। शायद यही वजह है कि अब अंतरिम सरकार उन्हें रेमिटेंस वॉरियर्स कह रही है और लोकतंत्र का सक्रिय हिस्सा बना रही है। ये बदलाव सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नई दिशा का प्रतीक है। जिन हाथों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, अब वही उसकी राजनीति को आकार देंगे। लेट्स माइक आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on